नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कम्युनिकेशंस पर। आज देखिए, भूगोल की जो सीरीज हमने शुरू की है उसमें ये हमारा तीसरा वीडियो है और इसमें हम लोग यूनिट 2 देखेंगे, यानी टॉपिक 2 है ये। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, एक इसको पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। सिलेबस देखिए, भौतिक भूगोल की विशेषताएं, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी क्रियाएं, चक्रवात, पवन, समुद्री जलधाराएं और हिमसरिताएं। तो ये इतने सारे टॉपिक इसमें हैं और इसी से ज़्यादातर प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इससे जान लीजिए कि इससे तो प्रश्न आना कन्फर्म ही रहता है आपका। तो देखिए, जिन्होंने 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो देख लीजिए, और हमारे जो फ्री इनिशिएटिव चल रहा है उनको भी आप देख सकते हैं। जैसे आंसर राइटिंग का, आंसर राइटिंग में आपके 2 तरीके के ग्रुप हैं। एक तो फ्री वाला, जिसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे आंसर लिख रहे हैं। तो ये पेपर 5 और 6 के लिए फ्री चल रहा है, ये पेपर 5 और 6 कराया जा रहा है। एक पेड है जो 599 का है मंथली, तो इसमें संपूर्ण सिलेबस कराया जाएगा। 1 महीने में लगभग आपका एक पेपर आंसर राइटिंग के माध्यम से कंप्लीट करा दिया जाता है इसमें। तो इसमें 3 प्रश्न डेली मिलते हैं और 24 से जब आप देंगे उस 24 घंटे के बाद आपको कॉपी मिल जाएगी। और देखिए, इसी में इसे आप ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी इससे लाभ हो रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ लिख रहे हैं। एक देखिए, प्री की डिमांड थी तो प्री के लिए चल रहा है ये, जब तक चलेगा। आर ओ पीसीएस इन सब के लिए, अदर स्टेट जितने हैं, पूरा जीएस इसमें कराया जाएगा। तो इसमें क्या रहेगा कि पर डे आपके 150 प्रश्न मिलते हैं आपको, और ये आपके तब तक चलेंगे जब तक फ्री नहीं होते हैं। और ये मात्र जो पैक है पूरा 99 रुपीज़ का है, तो बहुत कम प्राइस रखा है। इतना तो आप लोग डेली चाय वगैरह में खर्चा बाहर रह के कर देते हैं। तो चलिए, इसका इतना आप पे बर्डन नहीं पड़ेगा। तो जो लोगों को समस्या है फ्री में या आंसर राइटिंग में, तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी यूपी की और सीरीज चली रही है, उसमें आप वीडियोस देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, 5 लगभग कंप्लीट है और 6 अभी चल रहा है। तो चलिए, इसमें देखते हैं सबसे पहले भूकंप। भूकंप, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, सामान्य सी परिभाषा तो ये होती है इसकी, भूकंप की, आप सब जानते होंगे कि पृथ्वी की सतह पर कंपनीय हलचल क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। और ये एक डेफिनेशन है जो ज्यादातर बुकों में मिलती है कि पृथ्वी के अंतर्जात एवं बहिर्जात बलों के कारण ऊर्जा का निष्कासन होता है, जिसके कारण तरंगों की उत्पत्ति होती है जो सभी दिशाओं में फैलकर कंपनियां हलचल उत्पन्न करती हैं। इसी को भूकंप कहते हैं। यह एक प्राकृतिक आपदा है। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे इसमें, तो ये डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। और देखिए, पीटी के दृष्टिकोण से तो आप भूकंप पढ़ते हैं, यहाँ सिर्फ हम लोग वो देखेंगे चीजें जो आपको आंसर राइटिंग में यूज करनी रहेगी। तो चलिए आगे देख लेते हैं कि प्राकृतिक तथा मानव निर्मित कारणों से धरातल का तीव्र या मंद गति से कंपन भूकंप कहलाता है। ये भी आपकी परिभाषा है। तो इस क्रिया से गुरुत्वाकर्षण समस्थिति में क्षणिक अव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है, जो भूकंप कहलाती है। ये इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो डेफिनेशन यूज कर सकते हैं। अब देखिए, डायग्राम है ये, तो इसी तरीके से डायग्राम आप इसे बना दीजिए। तो ये भूकंप मूल है, यानी फोकस बिंदु है ये, फोकस पॉइंट। तो यहाँ से भूकंप ये उत्पन्न होता है, और ये इसी के जस्ट ऊपर देखेंगे, इसी के ऊपर पृथ्वी की परत जो ऊपर है एकदम, तो यहाँ पे जो जो बिंदु होता है वो कहलाता है भूकंप अधिकेंद्र या एपिसेंटर। तो आप इन 2 शब्दों के बारे में काफी सुनते होंगे। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी के अंदर है, ये पृथ्वी के ऊपर है, ये आप याद रखिए इसमें। तो इस डायग्राम को बना दीजिएगा जब भी आपसे पूछे। गहराई के आधार पर देखो, विभाजन देख लेते हैं अब इनका। गहराई के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया है भूकंपों को। एक तो सामान्य भूकंप होते हैं जो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई पे आते हैं। एक मध्यवर्ती होते हैं जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई पर उत्पन्न होते हैं। एक गहरे या पातालीय भूकंप होते हैं जो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई पे आते हैं। भूकंप के दौरान कई प्रकार की तरंगें उत्पन्न होती हैं, ये आप भी जानते होंगे, जो 3 श्रेणियों में बांटी जाती है। कौन कौन सी? एक तो प्राथमिक तरंगें, जिन्हें पी तरंगें या अनुदैर्घ्य तरंगें भी बोला जाता है, जो ध्वनि तरंगों की भांति भांति कार्य करती हैं। ठोस एवं तरल माध्यम में, ठोस, तरल और गैस तीनों माध्यम में ये संचलन इनका हो सकता है। कौन सी? प्राथमिक तरंगों का। और सर्वाधिक गति होती है इनमें पी तरंगों में, यानी प्राथमिक तरंगों में। और द्वितीय तरंग देखिए कौन सी होती है। इन्हें अनुप्रस्थ भी बोलते हैं, ट्रांसवर्स भी बोलते हैं, एस तरंग भी बोलते हैं। ये प्रकाश तरंगों के समान कार्य करती हैं। वो किसके समान थी? ध्वनि तरंग के समान थी। ये प्रकाश तरंगों के समान है। और ये केवल ठोस में ही, आपके जो ठोस माध्यम होता है उसी में विचरण या संचलन इनका हो सकता है। तीसरी है धरातलीय सरफेस लॉन्ग पीरियड एल तरंग है। तो ये सबसे लंबा मार्ग तय करती हैं। जो सरफेस जो दिख रहा है इसका एल तरंग है। जो सरफेस तरंग भी इसलिए बोला जाता है कि सरफेस पे ज्यादा संचलन होता है। अत्यधिक प्रभावशाली ये होती है। प्रभाव इनका बहुत, सबसे इन तीनों में सबसे ज्यादा होता है। बहुत इनकी गति होती है वो बहुत धीमी होती है, लेकिन इनका जो प्रभाव होता है वो सबसे विनाशकारी होता है। तो एस तरंग है, इनके विपरीत हैं दोनों के। देख लीजिए इनकी थोड़ी थोड़ी व्यवस्था क्या क्या इनमें दिया गया है। आगे देखते हैं। आप थोड़ा थोड़ा जानते रहिए, क्योंकि पीटी के दृष्टिकोण से तो आप पढ़ते ही होंगे तरंगों को, या थोड़ा आपको बस समझा दिया गया है। कारण, इस पे ज्यादा फोकस होता है कि भूकंप के कारण क्या क्या होते हैं। क्योंकि देखिए, भूकंप आपका एक जगह टॉपिक नहीं है, पेपर 3 में भी आप पढ़ते होंगे इसको। पेपर 3 में आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में दिया गया है, उसमें भूकंप, उसमें वहां भी पढ़ना है, लेकिन वहां थोड़ा सा आपदा की परस्पेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा। यहाँ क्या है, ये ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देख रहे हैं, लेकिन है दोनों जगह। तो प्राकृतिक और मानव निर्मित 2 कारण होते हैं इसके। तो प्राकृतिक कौन कौन से हैं? विवर्तनिकी अस्थिरता, ज्वालामुखी क्रियाएं,
संतुलन स्थापन के प्रयास, गलन व भ्रंशन, प्लूटोनिक घटनाएं, भूगर्भिक गैसों का फैलाव, भूस्खलन, हिमस्खलन, सागर तटीय अपरदन। तो इन सब के बारे में आपने सब पढ़ा होगा पीटी में जो आप तैयारी करते हैं। तो ये पॉइंट मेंस के लिए याद रखिए। और इधर ये है मानव निर्मित कारण, जैसे परमाणु विस्फोट है, अत्यधिक खनन हो रहा है कहीं, तब ये घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। बड़े बांध जनित भूकंप होते हैं, जैसे करीबा, नुरेक बांध, जाम्बिया बांध जैसे बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो यहाँ भूकंप उत्पन्न होने का खतरा रहता है और उत्पन्न होते हैं। भूकंप संतुलन में बाधा होती है, और भू संतुलन में अस्थिर प्रदेशों में सड़कों, विशाल जलाशयों आदि का निर्माण होता है, तो वहां पे भूकंप देखने को ज्यादा मिलते हैं। तो ये कारण थे भूकंप के। भूकंप का विश्व वितरण देख लीजिए। अधिकांश भूकंप प्लेटों की सीमाओं के सहारे और कुछ समुद्री कटक वो महाद्वीपीय भ्रंशों के सहारे भी उत्पन्न होते हैं। तो ये थोड़ा सा है इसका। आगे देखते हैं अब इसका विश्व वितरण। जैसे प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी, जहां लगभग 63% भूकंप आते हैं प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी के तहत। वो आप ये जानते होंगे, प्री में बहुत सारा पढ़ा होगा क्यों आते हैं, है ना। लगभग 63% भूकंप आते हैं। कारण क्या है? देखिए, विनाशी प्लेट सीमाओं का होना। यहाँ पे क्या है? विनाशी प्लेट सीमाएं हैं, और ज्वालामुखी प्रभावित क्षेत्र भी है ये। और क्या, सागरीय तथा स्थलीय भागों का मिलन भी होता है यहाँ पे, और नवीन मोड़दार पर्वतों की यहाँ उपस्थिति भी होती है। तो ये सारे कारण हैं यहाँ क्यों सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, उसके कारण प्रशांत महासागरीय तटीय पेटी में। तो ये सब कारण इतने लिख दीजिए आप। एक है मध्य महाद्वीपीय पेटी, जहाँ 21% भूकंप आते हैं। सर्वाधिक भूकंप जो आते हैं भूमध्य रेखा के आसपास आते हैं। संबंध क्या है इनका? प्लेटों के अपसरण व रूपांतरण भ्रंशों से इसका संबंध। अपसरण है और रूपांतरण है, ये इसके दो मेन संबंध है इसके, प्लेटों के मध्य महाद्वीपीय पेटी में जो आते हैं भूकंप, उसके लिए। अब देखिए कुछ ये भूकंप का डायग्राम है, वो देख सकते हैं इस तरीके से। देखिए भारत में भूकंप के जोन है, ये देखिए ये नॉर्थ ईस्ट से लेके ये सब, ये रेड जो दिख रहा है ये जोन 5 है, रेड जितना है। और बाकी ये जितना है यहाँ से ये देख रहे हैं, ये बाकी रेड वाले पॉइंटों को छोड़ के जोन 4 में आता है। और ये वाला राजस्थान और ये नीचे तक दिख रहा है, ये जोन 2 में आता है। तो इस तरीके से आप इसको डायग्राम को बना सकते हैं। जोन 3 में ये भी आता है लक्षद्वीप, और ये थोड़ा सा यहाँ का सेक्शन है ये। बाकी ये सारी चीजें हैं। और ये हो गया आपका पूरा ये व्हाइट वाला, ये जोन 3 में आता है, ये जोन 2 है। और ये भी जोन 5 में आता है, आपका जोन 5 में है। तो भूकंप प्रभावित क्षेत्र है आपके। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम मैप यूज कर सकते हैं। तो ये आप विश्व वितरण का मैप बना दीजिए। ये थोड़ा बड़ा है यहाँ पे, ये देख लीजिए। ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है, ये प्रशांत महाद्वीपीय पेटी है पूरा ऊपर से, और उस साइड ये मध्य महाद्वीपीय पेटी है। ये आपकी यहाँ से लेके ये जा रही है पेटी। और आगे है आपका ये वाली है, ये जो पेटी है मध्य अटलांटिक पेटी, ये जो इस तरीके से अटलांटिक महासागर के बीच से गुजर रही है। ये तो डायग्राम आप एक मोटा मोटा बना दीजिए। तो ये जो था आपका भूकंप के कारण। और ये प्रभाव आपको उसमें पता ही है कि क्या क्या प्रभाव इसके होते हैं। ज़्यादातर नॉर्मल प्रभाव आप इसके जानते ही होंगे। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, ज्वालामुखी क्रियाएं। क्या है ज्वालामुखी क्रियाएं? तो सबसे पहले ज्वालामुखी समझ लेते हैं। इसमें ज्वालामुखी क्या है? एक प्राकृतिक परिघटना है जिसका तात्पर्य उस दरार या छिद्र से होता है जिसके द्वारा पृथ्वी के अंदर से विभिन्न प्रकार के ठोस, तरल तथा गैसीय पदार्थ निकलते हैं, जैसे आग, धूलकण, मलबा, नाइट्रोजन यौगिक, सल्फर यौगिक आदि निकलते हैं। ये आपका ज्वालामुखी क्रिया ज्वालामुखी कहलाता है। जब तक इसमें ज्वालामुखी निस्तृत पदार्थ पृथ्वी के अंदर रहते हैं, ये जो बाहर निकलते हैं उससे पहले तक अंदर जब रहते हैं, पृथ्वी से बाहर आने से पहले तक, ये मैग्मा कहलाते हैं। और जब ये बाहर यानी धरातल पर आ जाते हैं तब ये लावा कहलाते हैं। तो ये लावा और मैग्मा का अंतर है। मैग्मा अंदर होता है, लावा बाहर हो जाता है। लावा निर्मित पठारों का निर्माण भी होता है। तो आप समझ सकते हैं लावा जब बाहर आएगा तभी पठारों का निर्माण होगा। तो ये अंतर आप जानते रहिए। इसमें कुछ उदाहरण डाल दीजिए, जैसे 2020 में जापान का किरवाई ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का शिनावांग, और अभी हाल ही में जो होते रहते हैं भूकंप, उनके उदाहरण भी आप डालते रहिए इसमें। आगे देखिए, ज्वालामुखी क्रिया मैग्मा से लेकर बाहर प्रकट होने की संपूर्ण क्रिया क्या कहलाती है? ज्वालामुखी क्रिया। 2 रूपों में संपन्न होती है ज्वालामुखी क्रिया। कौन कौन से हैं? एक तो अभ्यांतरिक क्रिया होती है और एक बाह्य क्रिया। अभ्यांतरिक यानी इंटीरियर, इसके पृथ्वी के अंदर का मैग्मा धरातल के बीच जमकर ठोस विभिन्न आकृतियों का रूप ले लेता है, जैसे सिल, डायक, बेथोलिथ, फेकोलिथ इत्यादि। ये क्या है? आंतरिक जो क्रिया होती है इसकी, वो है। बाह्य क्रिया में क्या क्या है? धरातल पर लावा उद्गार, जैसे विभिन्न आकृतियां बनती हैं। लावा जब उद्गार होता है तो उससे विभिन्न आकृतियां बनती हैं। कौन कौन सी है? ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी गुंबद, ज्वालामुखी पठार, ज्वालामुखी क्रेटर, ज्वालामुखी शंकु, मैदान इत्यादि। ये सब ज्वालामुखी क्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूप है।
आगे देखते हैं भूकंप के प्रमुख भाग या अंग। क्रेटर, जिस मुख से ज्वालामुखी पदार्थ धरातल पर प्रकट होते हैं वो क्या कहलाता है? क्रेटर। अब ये फिगर देख लीजिए, इससे समझ आ जाएगा। इस तरीके से ये देखिए नीचे से लावा, ये इस ज्वालामुखी पाइप जैसे बोला गया, ये पाइप की तरह है, यहाँ से लावा नीचे से निकलेगा, ऊपर ऊपर जाएगा, ये है क्रेटर, ये मुख है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपकी परतें हैं, कई परतों में ये विभाजित हो रखा है। तो इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। ज्वालामुखी शंकु, जैसे क्रेटर के चारों तरफ लंबा यानी लावा जो जम जाता है वो क्या कहलाता है? ज्वालामुखी शंकु। जैसे उदाहरण जापान का माउंट फुजी, ये आपका उदाहरण है इसका। ज्वालामुखी पर्वत में क्या आएगा? तो शंकु का विस्तारित रूप ही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी पर्वत। उदाहरण इसका देखिए, ये उदाहरण आपको जरूर डालने हैं, इसलिए यहाँ पे एक दो लिख दिए गए कि कनाडा के यूकान क्षेत्र यानी सिंडर शंकु पर्वत। कॉल्डेरा क्या होता है? कॉल्डेरा ये सब भाग ही है इसके, जो ज्वालामुखी के। ठीक है, ज्वालामुखी का अत्यधिक विस्तृत मुख होता है तो उसे कॉल्डेरा बोला जाता है। तो ये क्या हो गया? कॉल्डेरा, जो इसी का विस्तृत रूप है। जब ये काफी फैल जाता है क्रेटर, तो वही मुख इसका बढ़ जाता है, तो वही क्या कहलाता है? कॉल्डेरा। आगे देखते हैं प्रकार। इसके जो ज्वालामुखी के प्रकार हैं उन्हें देख लेते हैं। 3 प्रकार होते हैं, अपने प्री में बहुत पढ़ा होगा। सक्रिय, प्रसुप्त यानी डोरमेंट, शांत ज्वालामुखी। और इसमें सक्रिय में देखिए कौन कौन से आते हैं, उदाहरण आपको पता होने जरूरी है। स्ट्रम्बोली लिपोरी द्वीप पे मिलता है, इटली के। एटना हवाई द्वीप के ज्वालामुखी, ये सब सक्रिय हैं। प्रक्षुप्त में क्या आएंगे? मोनाकी जो हवाई द्वीप पे है, माउंट हुड यूएसए में है, किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में है इत्यादि। ये उदाहरण आपको ये कैटेगराइज करके आप डालना आपके लिए जरूरी है। जैसे लिखेंगे इसके बारे में, शांत ज्वालामुखी के बारे में, तो आप मोस्टली ये तो जानते ही होंगे कि शांत कौन से होते हैं। इसके मुख या क्रेटर में मुख जल भरने से झील का निर्माण हो जाता है। उदाहरण इसका देख लीजिए, पोपा ज्वालामुखी। तो इसमें सिर्फ उतना ही लिखा गया है जो आपको तैयार करना है, बाकी इन चीज़ों के बारे में आपने बहुत पढ़ा होगा और पढ़ते रहते हैं। अगर इस वीडियो तक आए तो आपको ये तो मैं लेके नहीं चल रहा हूँ कि आपको ये नहीं आते हैं कि सक्रिय क्या होता है, प्रसुप्त क्या होता है, शांत क्या होता है। मोस्टली ये बहुत पीटी में पढ़ते हैं। उद्गार के तरीके के अनुसार वर्गीकरण, तो फिर वैसे वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाता है, 3-3 घंटे 2-2 घंटे के वीडियो देखे होंगे, लेकिन हमारी जो हमें जितना चाहिए वो उतना इस वीडियो से मिल जाएगा। उद्गार के तरीके के अनुसार वर्गीकरण देख लीजिए। तो देखिए, केंद्रीय उद्गार वाले ज्वालामुखी और दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखी। केंद्रीय में कौन कौन से आते हैं? हवाई तुल्य ज्वालामुखी, स्ट्रम्बोली तुल्य और विषुबीय तुल्य और विलियन तुल्य, पिलीनियन प्रकार के ज्वालामुखी, जो पिलीनियन प्रकार के होते हैं, तो इनके बारे में। और ये दरारी है उद्गार वाले, जैसे दरार के सहारे लावा उद्गार होता है इसमें। जैसे लावा शांत रूप से में फैलकर लावा पठार का निर्माण होता है। यहाँ उदाहरण देख लीजिए, जो पठार वाले हैं, कोलंबिया पठार है और भारत का प्रायद्वीपीय पठार है। ये दरारी उद्गार वाले ज्वालामुखियों के रूप में ये इनका निर्माण हुआ है। उस नोट में देख लीजिए कि किसी सक्रिय नली के सहारे एक छिद्र से उद्गार जब होता है तो लावा के साथ अत्यधिक गैस है लेके आता है, जो भूकंप की संभावना जहाँ बढ़ जाती है। जब नली सक्रिय होगी तो एक साथ आप उससे, जैसे पाइप ही हो कोई, उससे एक साथ पानी तेज गति से निकले तो फटने का चांस रहता है। उसी तरीके से भूकंप के फिर वहाँ चांस हो जाते हैं जब नली उसकी सक्रिय होती है। ये देखिए, महासागरीय प्लेट है और ये स्थलीय प्लेट है, और ये महासागरीय प्लेट भारी होती है और ये स्थलीय प्लेट के नीचे धंस रही है। तो ये इस तरीके से आप डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए, इसमें एक एक करके देख लेते हैं। हवाई तुल्य ज्वालामुखी क्या है? हवाई तुल्य ज्वालामुखी, तो इसमें क्या है? लावा का लावा का पतला होना, इसमें लावा पतला होता है तथा गैसों की अधिकता होती है इसमें। जैसे स्ट्रम्बोली की तुलना में कम ये विस्फोटक होता है, विस्फोटक कम होता है ये, और शांत रूप से इसको उद्गमित होता है ये। इस तरीके से आप बना दीजिए डायग्राम इसका। ठीक है, इस तरीके से ये लावा पतला हो रहा है तो ये निकल रहा है। आगे देखिए, स्ट्रम्बोली तुल्य, ये हवाई से ज्यादा विस्फोटक होता है। लावा भी अपेक्षाकृत इसका गाढ़ा होता है, ये गाढ़ा कर लीजिएगा। इसमें एसिड की मात्रा कम होती है। ठीक है, इसमें जो इसकी विशेषताएं खासकर 4-4, 5-5 आपको पता होनी चाहिए। वैसे जो पूछता है ना, वो सारे कारण वगैरह ये सब यहीं से कुछ आकृतियां पूछ देगा। तो इस तरीके से आप इसमें स्ट्रम्बोली तुल्य ये डाल दीजिए। प्रकाश स्तंभ ये टाइप बन रहा है, तो इस तरीके का डायग्राम आप बना सकते हैं इसमें। विसुबीयस तुल्य ज्वालामुखी में क्या होता है? ये भयंकर विस्फोटक होते हैं, लावा लसदार और बहुत चिपचिपा होता है। प्लिनी प्रकार के जो बीज में कहा जाता है इसको। और प्लिनियन तुल्य ज्वालामुखी, ये क्या होते हैं? ये सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। ये विस्फोटक होते हैं, लेकिन ये विनाशकारी सबसे ज्यादा प्रभाव किसका होता है? तो प्लिनियन का। और इसमें देखिए, अत्यधिक विस्फोटक और भयंकर आवाज होती है इसमें प्लिनियन में। लावा अधिक चिपचिपा और लसदार होता है। ठीक है, तो ये थे इसमें। आगे नोट में देख लीजिए, विश्व के अधिकांश भागों में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जो सामान्यतः प्लेटों के किनारे पर अधिक मात्रा में होते हैं। प्लेटों के किनारे ज्यादा आते हैं, वैसे सामान्यतः पूरे विश्व में इनका वितरण है। ज्वालामुखी का वितरण देख लीजिए, तो हमने जब देखा था भूकंप तब भी देखे थे। परिप्रशांत महासागरीय पेटी 3 पेटियों में बांटा गया है। एक मध्य अटलांटिक कटक, एक मध्य महाद्वीपीय मेखला।
तो सबसे ज्यादा जो ज्वालामुखी पाए जाते हैं वो परिप्रशांत महासागरीय पेटी में, 2/3 ज्वालामुखी से ज्यादा यहाँ पाए जाते हैं। इसे रिंग ऑफ फायर, रिंग ऑफ पैसिफिक भी बोला जाता है, फायर रिंग ऑफ पैसिफिक। उदाहरण देख लीजिए, इसमें जो फिलीपींस का माउंट ताल है, जापान का फ्यूजियामा, यूएसए का शास्ता और हुड है, चिम्बरा जो दक्षिण अमेरिका का है, तो ये ज्वालामुखी है जो इस पेटी में ज्यादा ये चर्चित रहते हैं, तो इनको याद रख लीजिए। दूसरा है मध्य अटलांटिक कटक। अटलांटिक में 2 प्लेटों का अपसरण होता है, जिससे क्या कटक के सहारे भ्रंश या दरार पड़ जाते हैं, वही ज्वालामुखी कहलाता है। तो ये इसमें मध्य अटलांटिक कटक में, और ये मध्य महाद्वीपीय मेखला, सामान्यतः महाद्वीपों के विनाशी प्लेट किनारों के सहारे ये पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे कम होते हैं, सबसे ज्यादा इसमें है, बाकी फिर सेकंड नंबर पे ये आता है। आगे देख लीजिए, जैसे स्कॉटलैंड से अफ्रीका, क्या है, स्कॉटलैंड से अफ्रीका, मध्य एशिया, फिर स्कॉटलैंड तक, ये क्या पाए जाते हैं, मध्य महाद्वीपीय कटक है, जिसमें आल्प्स पर्वत है, हिमालय पर्वत है, तो ये सब किसमें आते हैं, मध्य महाद्वीपीय मेखला में। एक है चौथा और है अंतरा प्लेट ज्वालामुखी, ये छोटी प्लेटों के सहारे आते हैं। उदाहरण जैसे कोलंबिया के पठार, भारत का पठारी भाग, तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिलते रहते हैं, तो इनका आप उदाहरण दे सकते हैं। ये देखिए विश्व वितरण है इसका, तो इस तरीके से आपको डायग्राम, ये मैप जरूर बनाना है एग्जाम में, इस तरीके ज्योग्राफी में कहीं भी यूज करने के लिए हो, वैसे भी आप कहीं अगर डाल सकते हैं तो डाल दीजिए। जैसे ये है आपकी परिप्रशांत पेटी, तो 2/3 से अधिक भूकंप आपके यहीं पे देखने को मिलते हैं। ये है मध्य महाद्वीपीय पेटी, ये यहाँ से दिख रही है आपको, ये पूरा आल्प्स और हिमालय ये सब इसी में पाए जाते हैं। ये है मध्य अटलांटिक पेटी, ये मध्य महासागरीय पेटी, तो यहाँ पे जो भूकंप आते हैं इसे ये हम लोगों ने देख ही लिया है। तो बस इस तरीके से आपको एक डायग्राम बना देना है, मैप जरूरी है इसमें। अब विश्व का ये तो देख लिया हमने, कुछ आकृतियां और हैं, आकृतियों के फिगर और देख लीजिए, जो आपको उसमें अगर पूछता है ज्वालामुखी से निर्मित विभिन्न आकृतियों का वर्णन कीजिए, या कुछ और तरीके से जैसे पूछता है, तो ये आपके पास कुछ आकृतियां होनी जरूरी है। जैसे ज्वालामुखी पर्वत है, तो ये ज्वालामुखी यहाँ से ये उद्गार हो रहा है लावा का, अब ये लावा धीमे धीमे नीचे ये बिखर रहा है इस तरीके से, तो ये पर्वत का रूप ले लेगा, यहाँ से आ रहा है नीचे तक, तो इस तरीके से ज्वालामुखी पर्वत इस तरीके से बन जाएगा। और ये है परपोषित शंकु, जैसे शंकु है उसके ऊपर भी एक शंकु जैसे बने हुए हैं, तो ये परपोषित शंकु है, ये इस तरीके से जो बन रहा है, शंकु के ऊपर भी शंकु का टाइप, ये है आपका परपोषित शंकु। काल्डेरा कैसा दिखेगा, काल्डेरा ज्वालामुखी, तो देखिए इस तरीके से बनाइए, बड़ा सा ये जो दिख रहा है, जैसे ये हो गया, इसी के सहारे दिखा दीजिए, क्योंकि इसका विस्तृत मुख हो जाता है, तो ये आपका क्या है, काल्डेरा। तो ये आपके लिए आकृतियां बहुत जरूरी है। आंतरिक स्थलाकृतियां भी है, क्योंकि जब मैग्मा ऊपर ना आके लावा का रूप ना लेके वो अंदर ही जम जाता है, तो वो क्या विभिन्न आंतरिक स्थलाकृतियां बनती हैं। जैसे ये है आपका, एक फिगर में देख लीजिए कि इसमें जो चट्टानों का क्रम है, जैसे पहले ये कठोर है, मुलायम है, तो इस तरीके से जब चट्टानों का क्रम रहता है, तब इसमें क्या है, जैसे अपर्दन और अपर्दन के कारण ये इस तरीके से अपर्दन होता है, तो ये डाइक का रूप ले लेता है, तो ये आंतरिक स्थलाकृति में डाइक आती है। इस तरीके से आपको इसका फिगर बना देना है। और ये है इस तरीके से, देखिए ये सिल है आपकी, ये जो सिल है, तो ये सिल का रूप है, सिल डाइक। और ये देखिए फैकोलिथ है, ये आपकी फैकोलिथ आकृति है, जो आंतरिक स्थलाकृति में आती है। जैसे ये अपनति है नीचे, तो इस तरीके से अपनति और अभिनति का रूप ये बना के फिगर आपको ये शो कर देना है कि ये फैकोलिथ है। ठीक, बाकी तो इसके बारे में बहुत सारी डिटेल है ज्योग्राफी में, क्योंकि आपने पीटी में इतना पढ़ा होगा इसको। अब देखते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ क्या है कि आग्नेय शैलें लंबे असमान और कठोर उभरे हुए रूप में दिखाई देती हैं, और किनारा इनका खड़ा होता है, गुंबदाकार होता है, जैसे रांची का पठार, तो आपको बैथोलिथ आकृतियां देखने को मिल जाती हैं। एक होता है लेकोलिथ, ये उत्तल चापनुमा आकृति इसकी दिखती है। और अगला है लेपोलिथ, ये तस्तरी नुमा आकृति इसकी दिखाई देती है, जैसे तस्तरी होती है आपकी, तो वो लेपोलिथ है। तो कुछ ये आंतरिक अगर रूप पूछ ले तो ये आप डाल सकते हैं अपने आंसर में। बाकी ज्वालामुखी स्थलाकृतियां हैं, जैसे बाह्य ज्वालामुखी स्थलाकृतियां, कुछ अभ्यंतरिक जो हमने देखा ही अभी ऊपर, एक बार इनको इसमें देख लीजिए, इस तरीके से फिगर आपको बनाएंगे। तो बाह्य में केंद्रीय विस्फोट के तहत बनी और दरारी विस्फोट के तहत। दरारी विस्फोट से कौन कौन सी बनेंगे, तो लावा मैदान बनेगा, और लावा इससे बाहर आएगा, तो लावा मैदान आपका निर्मित होगा। अगला है इसमें केंद्रीय विस्फोट, जैसे ऊंचे उठे हुए भाग बनेंगे इसमें, कुछ नीचे धसे हुए भाग। ऊपर वाले में कौन कौन सी आकृतियां बनेंगी, तो ज्वालामुखी शंकु है, और लावा गुंबद है, लावा डाट है, तो ये उठे हुए भाग में आएंगे। नीचे धसे हुए भाग में आपको क्रेटर, काल्डेरा और क्रेटर झील देखने को मिलेगी, तो ये सब इसमें आ गए। अभ्यंतरिक में सिल, डाइक, बैथोलिथ, फैकोलिथ, लेफोलिथ, ये सब किसमें आएंगे, अभ्यंतरिक, यानी आंतरिक आपकी जो स्थलाकृतियां होती हैं ज्वालामुखी से निर्मित, ये उसमें आएंगी। अब इसको एक फिगर इस तरीके से आप बना सकते हैं, ये बनाइए नीचे इस तरीके से, ये बैथोलिथ है, ये लेपोलिथ है, इस तरीके से सिल है, फैकोलिथ है, ये क्या है, लेपोलिथ है, पठार है यहाँ पे, ये डाइक है खड़ी हुई,
अवस्था में ये। तो ये इस तरीके से पूरा डायग्राम बना के सारी स्थलाकृतियों को आप शो कर सकते हैं इसमें। आगे देखते हैं ज्वालामुखी उद्गार के क्या कारण होते हैं। तो ज्वालामुखी उद्गार के देखिए कारण क्या है, तो विनाशी प्लेट किनारा होना और भारी प्लेट का क्षेपण होना जिससे लावा बनता है, और भूगर्भ में अत्यधिक ताप का होना। ताप होगा तो क्या होगा, लावा ज्यादा निर्मित होगा, यानी मैग्मा बनेगा, फिर लावा होगा। कमजोर भूभाग का होना, जलवाष्प की उपस्थिति होना, भूकंप आना, सागर नितल प्रसरण होना। तो ये इतने आपके और भी हो सकते हैं। तो इतने आपके ये कारण है ज्वालामुखी उद्गार के। आगे देखते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए ये आपका थोड़ा सा गलत यहाँ आ गया है। तो ये ज्वालामुखी था, अब चक्रवात इसके बाद देखेंगे हम लोग। इसमें एक मिनट देख लेते हैं। हाँ, ये इसको हटा दीजिए, ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात को हम लोग अगले उसमें देख लेंगे चक्रवात के। अब देखिए प्रश्न देख लीजिए इसमें जो आपसे पूछेगा ज्वालामुखी से अब तक, कि ज्वालामुखी भूकंप और सुनामी आपस में कैसे संबंधित है, ज्वालामुखी उद्गार के संभावित सभी कारणों पर प्रकाश डालिए। तो ये 200 शब्दों में लिखना है आपको। ज्वालामुखी उद्गार के कारणों की विवेचना करनी है और उसके लावा निक्षेपण से बने रूपों का वर्णन करना है। तो ये देखिए ज्यादातर हमने देख लिया है, उसी से आपके आंसर भी टैकल हो जाएंगे और इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है आपसे। तो आप संबंध जानते हैं तीनों का, दिखाइए इसमें। और ये आपकी इस तरीके से ये हम देखिए पूरा हमने कर ही लिया है, कार्ड क्या क्या है। और अगर आपको लगे कि बेसिक आपका कमजोर है तो एक बार बुक उठाइए और उसकी रीडिंग कर लीजिए। तो आगे हम लोग देखेंगे इसमें चक्रवात। ठीक है, आगे चक्रवात देखेंगे। तो बाकी जिसको वीडियो पसंद आया हो, बाकी ना देखे हो, वो भी देख लीजिए। 2 वीडियो इस पे पड़े हुए हैं, तो उनको आप देख सकते हैं। और देखिए जो भी आपको कांटेक्ट करना है किसी से भी रिलेटेड, 8527434727, नोट्स वगैरह चाहिए, या आपको टेस्ट सीरीज के बारे में पूछना है, आंसर राइटिंग के बारे में पूछना है, लेना है, तो वो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए। इसमें इतना ही है। थैंक यू।